हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारी हिंदी की सीरीज़ का लास्ट चैप्टर। इसका ये है चैप्टर नंबर 25। इसका नाम है हिंदी और प्रौद्योगिकी। और आपका ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर है इस सीरीज़ का। और इसके बाद आपके सभी चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। प्लेलिस्ट ज़रूर आप देख लीजिएगा जिस भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। और अभी अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर समय बताऊं तो इस समय 12:30 बजे हुए हैं और मैं सिर्फ आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ सो दैट आप बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। रात में ये हेक्टिक हो जाता है थोड़ा, पर देखो शुरू करते हैं। आज का युग प्रौद्योगिकी प्रधान युग बन गया है। देखो इससे पहले ये जो चैप्टर है उसमें हमने हिंदी और जनसंचार माध्यम के बारे में पढ़ा था। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी प्रधान युग आज के समय का बन गया है और इस क्षेत्र में हर जगह हमें प्रगति दिखाई देती है। यहाँ तक कि शिक्षा का भी मुख्य अंग इसमें दक्षता हो गई है। ऐसी स्थिति में साहित्य और भाषा के विद्यार्थी होने के साथ साथ हमें प्रौद्योगिकी के बारे में भी प्रवीण बनना है और यही समय की मांग है। इसमें क्या आता है, इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रभाव जीवन में किस तरीके से देखा जा सकता है और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आपका आ जाता है यहाँ पर, ऊपर आपके उद्देश्य थे स्किप करेंगे। उसके बाद सबसे पहला आता है कंप्यूटर पर काम करना हुआ आसान। कंप्यूटर आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गया है, ये तो हमें सभी को पता है। कंप्यूटर के जरिए हम बहुत सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं और इसीलिए हर क्षेत्र में ये प्रयोगी साबित हुआ है। जैसे शिक्षार्थियों कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग जिससे सबसे ज्यादा होता है, जिसमें वो है वर्ड प्रोसेसिंग, जो सरकारी और निजी क्षेत्र सभी जगहों पर काम में लाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग कंप्यूटर या मोबाइल पर होता है वर्ड प्रोसेसिंग का। सरकारी और निजी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा यही प्रयोग में लाया जाता है। अब देखो वर्ड प्रोसेसर है क्या। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से टाइप करके किसी भी तरह का दस्तावेज या डॉक्यूमेंट हम तैयार कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर जिसको आप MS वर्ड के नाम से भी जानते हैं, सबसे ज्यादा यही प्रयोग में लिया जाता है और इसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी दस्तावेज तैयार कर सकते हैं टाइप करके। आइए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो हम इसमें एडिटिंग या फिर संपादन कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर की मदद से डॉक्यूमेंट को संपादित करना आसान होता है। टाइप किए टेक्स्ट में आसानी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट जो है, ये जो बुक छपी हुई है ये भी आपकी वर्ड में ही छपी हुई है। ठीक है। इसमें अगर अभी ये अगर हमारे पास PDF फॉर्म में हो तो हम कोई भी शब्द परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी शब्द को हम बदल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है वर्ड का। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि पाठ स्वरूपन कर सकते हैं। लिखे हुए पाठ या लिखे हुए टेक्स्ट को हम अपनी आवश्यकता अनुसार आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे बोल्ड, अब ये देखो ये जो है ये टेक्स्ट ये बोल्ड में लिखा हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा ब्लैक और डार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये बोल्ड में है। इटैलिक कर सकते हैं, हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अपनी सुविधा हम के अनुसार हम उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसका रंग भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो वर्ड से ही इसका रंग पिंक किया गया है। ठीक है। अब उसके बाद कॉपी करना, कट करना और पेस्ट करना। कॉपिंग, कट और पेस्ट, दस्तावेज के किसी भी भाग से टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं और उसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है। पेज सेटअप करना, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम पेज का सेटअप कर सकते हैं, यानी कि पेज का आकार कैसा होगा, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। एक होता है आपका लैंडस्केप मोड और एक होता है आपका दूसरा मोड पोर्ट्रेट मोड। ठीक है। तो किस मोड में हमें रखना है वो आपको इसमें पता चलता है। ठीक है। उसके बाद पेज मार्जिन, यानी कि पेज के मार्जिन को व्यवस्थित हम कर सकते हैं। मार्जिन यानी कि यहाँ से कितना ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, इसमें देखो ये पूरा स्पेस यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हेडर और फुटर। हेडर फुटर क्या होते हैं? हेडर जो होता है वो आपके ऊपर पेज के जस्ट ऊपर क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर पेज के ऊपर मॉड्यूल 3 और ये हिंदी और प्रौद्योगिकी, ये हर एक पेज पे आपको दिखाई देगा, ये है आपका हेडर। ठीक है। यहाँ पर भी देखो हिंदी और प्रौद्योगिकी और मॉड्यूल 3, ये हर एक पेज पे आपको दिखेगा। और फुटर क्या होता है? जो पेज पे नीचे लिखा होता है, जैसे ये 165 इसका पेज है और ये हिंदी। ठीक है। हेडर और फुटर
इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी दस्तावेज के हेडर और फुटर को पृष्ठ संख्या, दिनांक, पादलेख यानी कि फुट या फिर दस्तावेज के सभी पृष्ठों का फुटनोट्स विशिष्ट पृष्ठों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि जैसे हम डेट भी लिख सकते हैं इसमें, हम इसमें पेज नंबर भी लिख सकते हैं फुटर में, ठीक है। उसके बाद हम ऑटो करेक्ट यानी कि स्वतः सुधार भी कर सकते हैं। जैसे सामान्य त्रुटि है, कोई भी मतलब आपने वर्ड पे कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें आपने थोड़ी बहुत गलतियां कर दी, जैसे कि आपने इज की स्पेलिंग गलत कर दी, ईएस कर दी, तो वहां पर वो आप ऑटो करेक्ट वो अपने आप कर देता है, ठीक है। जैसे नमस्ते की जगह आप नमस्ते कर देगा, ठीक है। तो ये इसमें बहुत बड़ा फायदा है। शब्दों के वर्तनी और व्याकरण को भी वो ठीक करता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक, किसी भी शब्द की वर्तनी या व्याकरण की जांच कर सकते हैं और उसमें फिर सुधार भी कर सकते हैं। ये सुविधा भी इसमें मिली है। ऑटोमेटिकली ग्रामर चेक हो जाता है। ग्राफिक्स, जैसे एमएस वर्ड में चित्र बनाने की अच्छी सुविधा होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे कि वृत्त बना सकते हैं, यानी कि हम इसमें गोला बना सकते हैं, सर्कल वगैरह, आयत बना सकते हैं, यानी ये स्क्वायर वगैरह बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, आयतन वगैरह, रेखा बना सकते हैं, त्रिभुज भी इसमें हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेल मर्ज का प्रयोग एक लेटर को आसानी से कई नाम से बनाया जा सकता है, यानी कि एक मेल मर्ज का मतलब होता है एक लेटर को अलग अलग जगह अलग अलग लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है। इसी को हम मेल मर्ज कहते हैं जी, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद आपके पाठगत प्रश्न आ जाते हैं। पाठगत प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले आपको विकल्प चुनकर इसमें बताना है। विकल्प चुनकर इसमें आपको बताना है सही विकल्प। डैश एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से टाइप करके किसी भी तरह का दस्तावेज या डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम कुछ भी टाइप करके कोई भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। अब डैश का उपयोग करके एक लेटर को आसानी से कई नाम से बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा मेल मर्ज। मेल मर्ज का प्रयोग करके हम एक लेटर को ही कई नाम से बना सकते हैं। फिर है हिंदी से संबंधित विभिन्न टूल्स। हिंदी से संबंधित क्या क्या टूल्स हैं? सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। ऑनलाइन सरकारी कामकाज विषयक, ई प्रशासन, ई बैंकिंग द्वारा बैंक व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षा सामग्री के लिए ई एजुकेशन आदि माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी कि आप जो सूचना पाने की जो टेक्नोलॉजी है, सूचना आप कैसे पा सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी में हिंदी का उपयोग करके इसको विश्वव्यापी स्तर पर प्रतिष्ठा मिल सकती है। और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयत्न इस दिशा में किए जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी जो है उसके टी टूल्स का प्रयोग, आईटी टूल्स का प्रयोग, जैसे सबसे पहले यूनिकोड को सक्रिय करना। कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के लिए पहली आवश्यकता यूनिकोड को सक्रिय करने की होती है। यूनिकोड एनकोडिंग को सक्रिय करते ही कंप्यूटर किसी भी भाषा में काम करने के लिए सक्षम हो जाता है। यूनिकोड का मतलब ये होता है, अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो पूरी बुक लिखी हुई है वर्ड में हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन वैसे हम बेसिकली देखें तो आपका जो कीवर्ड होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये जो इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन है वो यूनिकोड की सहायता से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कुंजी पटल या कीबोर्ड के विकल्प। यूनिकोड को सक्रिय करने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार कीबोर्ड के विकल्प का चयन हम कर सकते हैं और उसमें इंस्टॉल करना होता है। जैसे रेमिंगटन कीबोर्ड है, उसकी मदद से हम इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, ठीक है, फोनेटिक कीबोर्ड है। अब सबसे पहले इन कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो रेमिंगटन कीबोर्ड क्या है? हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे पहला जो कीबोर्ड विकसित किया गया वो रेमिंगटन कीबोर्ड था। क्योंकि इसे किसने विकसित किया था? रेमिंगटन ने किया था। तो इसी के नाम पे इसका कीबोर्ड का नाम रख दिया गया, ठीक है, इसलिए इसको रेमिंगटन कीबोर्ड बोलते हैं। अगर आप इसकी वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो ये बहुत जटिल दिखेगी, परंतु कीबोर्ड विकसित करने के समय हिंदी के इतने वर्ण को कीबोर्ड पर लाना महत्वपूर्ण था। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे आपके वर्ण हैं, ठीक है। नॉन यूनिकोड फॉन्ट जैसे कृति देव, ठीक है, देवलीज, कुंडली फॉन्ट, ये सारे विकसित किए गए जिनके द्वारा अंग्रेजी कीबोर्ड में भी हिंदी रेमिंगटन का टाइपिंग इंटरफेस मिल गया, ठीक है।
ये सबसे पहला कीबोर्ड कौन था? रेमिंगटन कीबोर्ड, जो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता था। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड यह मानक कीबोर्ड है और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, बॉस, मैकबुक इनमें पहले से ही उपलब्ध होता है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड जो है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडोज हो, ठीक है, लिनक्स हो और बोस हो या मैकबुक हो, उनमें सबसे पहले से ये मिलता है हमें। इसे भारतीय भाषाओं के लिए यूनिवर्सल कीबोर्ड भी कहा जा सकता है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर किसी एक भारतीय भाषा की टाइपिंग सीख लेने के बाद किसी भी भारतीय भाषा की टाइपिंग की जा सकती है, ठीक है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड जो है वो भारतीय भाषा, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सल कीबोर्ड है। अगर हम एक भारतीय भाषा इस पर टाइपिंग करने उसकी सीख लेंगे तो हम सारी भारतीय भाषा इस पे टाइपिंग करना आराम से कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए ये इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड जो है वो एक समान है। भाषा इंडिया पर इंडिक स्क्रिप्ट ट्यूटर नाम से एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिसकी सहायता से इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट सीखा जा सकता है, ठीक है। इसका एक ट्यूटर भी उपलब्ध है जो हमें ये चलाना सिखाता है। हिंदी फोन्ट्स में केवल यूनिकोड समर्थित फ़ॉन्ट का ही प्रयोग अधिकृत है। इससे फाइलों के लेन देन में समस्या नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ओएस iOS वाले सिस्टम में पहले से ही यूनिकोड, मंगल सहित कई देवनागरी यूनिकोड फ़ॉन्ट उपलब्ध है। आपको पता है हमारी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? देवनागरी है हिंदी के लिए, तो वो सारा इसमें पहले से ही उपलब्ध है, ठीक है। यूनिकोड समर्थित फ़ॉन्ट ILDC से डाउनलोड किए जा सकते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के लिए अन्य टूल्स भी उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद आता है फोनेटिक कीबोर्ड। फोनेटिक कीबोर्ड में केवल अंग्रेजी और रोमन लिपि में टाइपिंग का ज्ञान होने पर भी हिंदी देवनागरी में टाइपिंग करने के लिए फोनेटिक टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। इसके भी बहुत विकल्प हैं। माइक्रोसॉफ्ट का टूल इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपके जो कंप्यूटर है उसमें नेट फ्रेमवर्क अर्थात .NET फिक्स का 2.0 से 3.5 इंस्टॉल होना जरूरी है। कंप्यूटर की व्यापकता इस बात से भी समझी जा सकती है, केवल कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं, हिंदी टाइपिंग मोबाइल फोन में भी की जा सकती है ना। हिंदी की जो टाइपिंग है उसके लिए आप सेटिंग्स में बदलाव लाकर अपने जो ऐप्स जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे आप हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग के लिए मोबाइल ऐप्स कौन से हैं? पहला है हिंदी टंकन या फिर टाइपिंग, ठीक है। नोटबुक कंप्यूटर पर टंकन करते हुए टाइपराइटर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि के कुंजी पटल को दबाकर टेक्स्ट को इनपुट करने की प्रक्रिया को टंकन या टाइपिंग कहते हैं। तो टाइपिंग जो है उसके लिए ट्रांसलिटरेशन या फिर लिप्यंतरण, इसमें अंग्रेजी कीबोर्ड द्वारा हिंदी के टाइप किया जाता है। यह बहुत सरल है। अंग्रेजी कीबोर्ड होता है लेकिन उसको फिर ट्रांसलेट करके वो हिंदी में कर देता है। गूगल क्रोम के लिए गूगल हिंदी इनपुट टूल है, ठीक है। गूगल क्रोम जो चलाते हैं उनके लिए गूगल हिंदी इनपुट टूल दिया गया है, जिसमें डाउनलोड ऑफलाइन इंस्टॉलर के लिए निम्न लिंक पर जाएं। इस लिंक पर जाकर डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं या फिर इस लिंक पर भी, यहाँ पर वो दिखा दिया है डाउनलोड इंडिक टूल। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल भी है जिसको यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। फिर आए गूगल टूल। यहाँ गूगल हिंदी इनपुट टूल या माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल के लिए दिए गए किसी एक लिंक से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें स्क्रीन के दाईं ओर लैंग्वेज बार होता है। इसमें दो विकल्प होते हैं। यहाँ पर एक होता है ABC यानी कि अंग्रेजी टाइपिंग के लिए, और दूसरा होता है यानी कि हिंदी टाइपिंग के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो माउस के द्वारा विकल्प ऑप्शन पर क्लिक करें और हिंदी में टाइप आप कर सकते हैं। पर क्लिक करेंगे तो हम हिंदी में टाइप कर पाएंगे। जैसे आप लिखेंगे तो अंग्रेजी में ही, लेकिन वो हिंदी में आ जाएगा। जैसे आप लिखेंगे अंग्रेजी में नमस्ते तो वो हिंदी में ले लेगा नमस्ते, ठीक है। जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे वो शब्द सुझाव भी आपको देता जाएगा कि कौन सा नमस्ते लिखना है। फिर आप क्या करेंगे? पहले विकल्प का आप चयन करके स्पेस या एंटर दबा सकते हैं, तो आप उसको फिर वो अपने आप ही शब्द आगे आ जाएगा, ठीक है। नमस्ते इस तरह से ये काम करता है। भारत, अगर आप भारत लिखेंगे तो भारत आता है इस तरीके का, और विषय लिखेंगे तो विषय आता है ऐसा। उसके बाद है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन या स्पीच टू टेक्स्ट टूल, यानी कि आप बोलेंगे और वो लिखता जाएगा। इस विधि में प्रयोक्ता माइक्रोफोन में बोलता है और कंप्यूटर में मौजूद स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम उसे प्रोसेस कर पाठ टेक्स्ट में बदलकर लिखता है। इस प्रकार का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर को श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये टूल किट आप गूगल टूल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर राजभाषा विभाग की साइट पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल डॉक्स भी वॉइस
टाइपिंग का एक उत्तम सरल विकल्प है। मंत्र राजभाषा एक मशीन साधित अनुवाद प्रणाली है जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्रों में अंग्रेजी के से हिंदी में अनुवाद करता है। ठीक है, उसके बाद है शब्दकोश, डिक्शनरीज। ऑनलाइन काफी अच्छे शब्दकोश हैं, जैसे ई महाशब्दकोश। ई महाशब्दकोश एक द्विभाषी द्विआयामी उच्चारण शब्दकोश है। ये पूरा हिंदी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से हिंदी से रिलेटेड शब्दकोश हैं, किसकी क्या क्या विशेषता है ई महाशब्दकोश की। सबसे पहले ये देवनागरी लिपि यूनिकोड फॉन्ट में हिंदी अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण, स्पष्ट प्रारूप, आसान और त्वरित खोज, अक्षर क्रम में शब्द सूची हमें यहाँ मिलती है, सीधा शब्द खोज मिलता है, अंग्रेजी या हिंदी अक्षरों द्वारा शब्द खोज मिल सकता है, स्पीच इंटरफेस के साथ हिंदी शब्द का उच्चारण हम कर सकते हैं। ये टूल जो है ये राजभाषा विभाग की साइट पर भी उपलब्ध है और इस लिंक से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है प्रशासनिक भाषा। प्रशासनिक भाषा के लिए आप लीला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लीला ऐप का फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इंडियन लैंग्वेज को लर्न करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। लीला ऐप से विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने में सुविधा और सरलता होगी। हिंदी भाषा को समझना, सीखना और कार्य संभव हो सकेगा। ठीक है, लीला ऐप को कोई अन्य ऐप की भांति हम गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गूगल स्टोर पे जाना है, टाइप करना है लीला राज्यसभा और उसके बाद लीला राज्यसभा खोजकर खोल लेना है। उसमें पैकेज सिलेक्ट करना है, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, भाषा के माध्यम का चुनाव करना है, फिर हिंदी लैंग्वेज पे लर्न करना है। और बोलो ऐप भी है, एक एंड्रॉइड ऐप है ये, जिसे गूगल द्वारा पाठन कौशल यानी कि रीडिंग स्किल्स सुधारने के लिए विकसित किया गया है। इसमें क्या करना है? इसके लिए भी प्ले स्टोर पे जाना है, बोलो गूगल ऐप डाउनलोड लिखना है और फिर हिंदी लर्निंग को एंजॉय करना है। उसके बाद है ध्वनि आधारित टाइपिंग यानी कि वॉइस टाइपिंग। ध्वनि आधारित टाइपिंग बहुत सरल होती है। इसमें क्या होता है? कंप्यूटर में गूगल डॉक्यूमेंट के गूगल वॉइस टाइपिंग से आप हिंदी में बोलकर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्या स्टेप है? सबसे पहले हम doc.google.com पर जाएंगे और उसके बाद इमेज में दिख रहे पेज जैसा पेज ओपन होगा, इसमें ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, इसमें मेन्यू बार में टूल में वॉइस टाइपिंग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही दस्तावेज के बाईं ओर लेफ्ट में गूगल वॉइस टाइपिंग का आइकन दिखाई देगा। इस गूगल वॉइस टाइपिंग आइकन में भाषा चयन के लिए क्लिक करेंगे और हिंदी का चयन करेंगे और फिर उसके बाद हम बोलकर उसमें लिख सकते हैं। अब मोबाइल में कैसे करते हैं? जी बोर्ड से मोबाइल में हिंदी टाइपिंग कैसे कर सकते हैं? इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी मोबाइल सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाकर ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, अब लैंग्वेज और इनपुट का सेक्शन हमें मिलेगा। करंट कीबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ जी बोर्ड के विकल्प को हम चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने व्हाट्सएप या नोटपैड को खोलेंगे जहां आप टाइपिंग कर सकते हैं और टेक्स्ट एरिया पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद कीबोर्ड दिखने लग जाएगा। अब कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो है सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लैंग्वेजेस और का ऑप्शन हमें दिखाई देगा और उस पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी भाषा में हम टाइपिंग करना चाहते हैं कीबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करके हम उसको चूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा फोन में जब हम यहाँ पर ये स्पेस बार होता है, इस पे हम अगर दबा कर रखें तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग, किस तरीके से हमें टाइपिंग करनी है वो सारा। उसके बाद है अनुवाद। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद करना बहुत आसान है। इसके लिए हमें गूगल ट्रांसलेशन का एक विकल्प बहुत अच्छा मिलता है। इसमें हम, ये रहा इसका लिंक, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें जिस भाषा का अनुवाद हमें करना है उसी भाषा को हम बाईं ओर सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है वह दाईं ओर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस भाषा का अनुवाद किया जाना है वो बाईं तरफ लिखना है, दाईं तरफ उसका अनुवाद आपको दिखने लगेगा। कुछ नहीं है, आप गूगल में जाते हैं, गूगल में जब आप लिखते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इस तरफ आपको दिखाई देते हैं दो बॉक्स। ठीक है, आपने लिखा हेलो तो वो आपको ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में ट्रांसलेशन करना है तो इधर दे देगा। ठीक है, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में करना है, आपने लिखा नमस्ते, उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो इस तरफ दिखाई देगा। तो वही इसको बताया गया है। ठीक है, पूरी फाइल का अनुवाद भी हम करवा सकते हैं गूगल ट्रांसलेशन से। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन आगे। डैश एनकोडिंग को सक्रिय करते ही कंप्यूटर किसी भी भाषा में काम करने के लिए सक्षम हो जाता है। हिंदी कीबोर्ड को, रेमिंगटन कीबोर्ड को, यूनिकोड को या इंडिक को? तो इसका आंसर है यूनिकोड को। ठीक है,
अब है हिंदी देवनागरी में टाइप करने के लिए डैश का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी कीबोर्ड का, रेमिंगटन का, हिंदी कीबोर्ड का, फोनेटिक टूल का, तो फोनेटिक टूल का, ठीक है। अब है कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक क्या है। आज मनुष्य का जीवन नई तकनीक से बहुत सरल और सुविधाजनक हो गया है। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट और घर में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे फ्रिज, मोबाइल, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें आधुनिक तकनीक की ही देन है। अब उन्हीं में से एक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटर में हम कंप्यूटिंग में हम घर पे ही कंप्यूटर पर बैठे अलग अलग तरीके की सेवाएं जो है वो ले सकते हैं। आसान भाषा में क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हम समझे तो इस टेक्नोलॉजी में यूजर को इंटरनेट के एक सर्वर पर, जिसे हम क्लाउड कहते हैं, ये क्लाउड एक सर्वर है, ठीक है, जिसमें डाटा स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें बहुत सारा डाटा जो है स्टोर किया जाता है। ऐसे में क्लाउड पर जगह यानी कि स्पेस खरीद कर उपयोगकर्ता क्या करता है, अपना कितना भी डाटा वहां पर सेव कर सकता है और अपने डाटा को फिर दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकता है। जैसे इसी क्लाउड में से एक है यूट्यूब, ठीक है, फिर है फेसबुक, व्हाट्सएप। यूट्यूब सबसे प्रसिद्ध वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर रोजाना लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। इतने में इसने सारे जो वीडियो को स्टोर करने के लिए क्या करता है, यूट्यूब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। समझे आप? क्लाउड कंप्यूटिंग में एक मान लीजिए ये क्लाउड है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके इस क्लाउड में बहुत सारा डाटा एक साथ स्टोर है। इसमें क्या देता है, ये आपको डाटा स्टोर करने की शक्ति कह रही हूँ, ये आपको डाटा स्टोर करने की आप कह सकते हैं एक स्पेस देता है। इसमें आप अपना चाहे जितना भी अकाउंट बना सकते हैं। यूट्यूब पर भी इसमें आप अकाउंट बना सकते हैं, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, और जहां चाहे जब चाहे इस अकाउंट को आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यूट्यूब इस क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलिए, अब है फेसबुक, व्हाट्सएप। फेसबुक जो है वो प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर अब अरबों लोगों की प्रोफाइल है और बहुत सा डाटा मौजूद है। ऐसे में इतने सारे डाटा को रखने के लिए इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और व्हाट्सएप में आपको पता है बहुत सारा डाटा और सूचनाएं बहुत सारे यूजर को भेज सकते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग पर ही आधारित होती है। फिर आता है ईमेल। ईमेल में भी यही होता है, कितने सारे लोगों की मेल्स बनी हुई है, जीमेल्स बनी हुई है। अब इतनी सारी मेल्स वगैरह उनके पास आती हैं, तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग का ये जो है आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसके लिए स्टोरेज स्पेस देने वाली सारी कंपनियां जैसे ड्रॉपबॉक्स है, यानडेक्स है, मीडिया फायर है, मेगा आदि हैं, ये सारी कंपनियों का इस्तेमाल ये सब करती हैं, ठीक है। फिर है पिकासा, गूगल फोटोज और फ्लिकर। करोड़ों लोगों के डिजिटल फोटोग्राफ को अपने सर्वर में होस्ट करके ये रखती है, पिकासा और गूगल फोटोज, ठीक है। उसके बाद है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स उपयोगकर्ता को अपने प्रस्तुतियों यानी कि प्रेजेंटेशन जो होती हैं, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है या स्प्रेडशीट है, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो गूगल डॉक्स अपने अंदर अपने डाटा सर्वर में अपलोड करने की सुविधा देता है। और इससे जब चाहें जब लोग अपने एडिट कर सकते हैं, अपने पब्लिश कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, कोलैबोरेटर्स को भेज सकते हैं, तो ये सारा इसमें होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे, इसमें कीमत कम होती है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग करने से आपको अपने दूसरे उपकरणों पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। डाटा को सुरक्षित प्रदान करता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग आपके डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है। अपने जितने चाहे हाई फीचर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी। अगर हर संस्था के लिए डाटा लॉस का एक बहुत बड़ा संकट होता है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग दोबारा आप देख सकते हैं, और अगर गायब हो भी जाता है तो ये रिकवरी कर देता है, आपको पूरा कंट्रोल देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट खराब हो जाते हैं तो उनके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। कभी भी आपको अगर सही करना हो तो आप आसानी से उन्हें सही भी कर सकते हैं। फिर है ब्लॉग या ब्लॉगिंग किसे कहते हैं। तो इंटरनेट के आने से पहले लोग डायरी लिखा करते थे जिसमें आप अपने विचार, अनुभव इन सबको लिखते थे। लेकिन इंटरनेट के आ जाने के बाद लोग अपने विचार, अनुभव आदि को इंटरनेट पर ब्लॉग के माध्यम से शेयर करते हैं। ब्लॉग कह लो या व्लॉग कह लो। व्लॉग में क्या होता है, वीडियो के माध्यम से, वी का मतलब ही वीडियो है, वीडियो के माध्यम से अपना पूरा दिन दिखाना। ऐसे ही ब्लॉग का मतलब है लिख कर
अपने पूरे दिन को लिखना, अपने पूरे अनुभवों को लिखना। जैसे कोई वेबसाइट होती है जिसमें हम ब्लॉग ओनर जो होता है वो अपने लेख या विचार लिख सकता है और उसको शेयर भी कर सकता है। ब्लॉगर कौन होता है? ब्लॉगर एक वो होता है जिसके पास खुद का एक ब्लॉग होता है और वह अपने ब्लॉग को नियमित रूप से पोस्ट भेजता रहता है और अपने ब्लॉग का प्रबंधन मैनेज करता रहता है। ब्लॉग पोस्ट क्या होता है? ब्लॉग पोस्ट एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग में जो भी नई जानकारी साझा करता है उसे ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से शेयर किया जाता है। अर्थात ब्लॉग पर मौजूद हर एक लेख को ही ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? एक ब्लॉगर के द्वारा अपने ब्लॉग को मैनेज और अपडेट करने की प्रक्रिया को ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉग बनाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना होता है। ब्लॉग के लिए हम वर्डप्रेस में से आप किसी एक मुख्य प्लेटफॉर्म से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे कि blogger.com, wordpress.org, tumblr.com और joomla.org। इनके अलावा ब्लॉगिंग के बहुत सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, ब्लॉग डेस्क, ठीक है, कुमाना, विंडोज। ठीक है, अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आया है। ये क्या है? हमने तकनीकी प्रगति की एक विशाल लहर देखी है जिसने हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सरल बना दिया। इन नई तकनीकी जो नवाचार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मूलभूत तत्व है जो कंप्यूटेशनल उपकरणों और प्रणालियों में मानव बुद्धि के अनुकरण से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक सब डिवीजन है और इसकी जड़ें पूरी तरह से कंप्यूटिंग सिस्टम पर आधारित है। एआई का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना जो बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और मानव श्रम और मैनुअल काम को कम कर सके। तो देखो ये क्या होता है, जैसे गूगल की ये आपकी है असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, अमेजोन की एलेक्सा है, सीरी है, ये क्या है? ये एआई का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है कि आप बोलते हैं कि हे सीरी मुझे कोई गाना सुनाओ या हे सीरी मुझे कोई जोक सुनाओ, तो ये किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? ये कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके आपको एक जो मतलब कह सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई मानव ही मेरे सामने बैठकर मुझे वो सारी चीज़ें सुना रहा है। ठीक है, तो यही आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन वगैरह ये एआई हैं, ये प्रौद्योगिकी के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, कंप्यूटर गेम, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, ये करती हैं। ये एक्सपर्ट सिस्टम होता है, इसमें प्रवीण प्रणाली है, दृष्टि प्रणाली है, देखने की विजन का सिस्टम होता है, वाक पहचान है यानी स्पीच रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, ये बुद्धिमान रोबोट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ये। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन है, डैश टेक्नोलॉजी में यूजर को इंटरनेट के एक सर्वर पर डाटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, अब किसी एप्लीकेशन में सभी यूजर्स जुड़े होते हैं, कोलैबोरेटर्स एक साथ काम कर सकते हैं और परिवर्तन साथ ही सबको दिखाई देते हैं और स्वतः सुरक्षित होता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, यूजर सर्विसेज बोलते हैं, गूगल डॉक्स या फिर श्रुत लेखन बोलते हैं। तो एक साथ सारे कोलैबोरेटर्स जुड़े होते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं और सबको परिवर्तन दिखाई देता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब है कंप्यूटर का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो कंप्यूटर जो है वो हमारे जीवन में बहुत एक विशेष स्थान उसने बना लिया है। आज समाज का लगभग हर मनुष्य किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई स्कूल में कर रहा है, कोई अपने जो है किसी भी विभाग में लगा है, वहाँ कंप्यूटर से अछूता नहीं है। ठीक है, टेलीफोन व्यवस्था, टीवी, उपग्रह, ये सब जो है ये सब कंप्यूटर से ही हो गए हैं। घरों में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? अलग अलग उम्र के लोग जो है अलग अलग काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई बच्चा स्कूल कंप्यूटर जाने वाला विद्यार्थी उपयोग गेम खेलने में, गाने सुनने में, फिल्म देखने के लिए भी करता है। दूसरी अगर कोई व्यक्ति है जो घर का ऑफिस जाता है, वो कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट चलाने में, अपने ऑफिस के काम करने में, ऑनलाइन बिल पेमेंट करने में या फिर सोशल मीडिया चलाने में भी करता है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है तो वो कंप्यूटर का उपयोग अपने कॉलेज के असाइनमेंट बनाने में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में या कोडिंग करने के लिए भी करता है। बैंकिंग के क्षेत्र में आज के समय में लगभग पूरी बैंकिंग व्यवस्था ही कंप्यूटर पर निर्भर करती है। कंप्यूटर का उपयोग अपने ग्राहक के लेन देन के विवरणों का, जैसे हम ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, हमारी पासबुक के पूरी की पूरी जानकारी उनके कंप्यूटर में रहती है। ठीक है,
इसके माध्यम से वो कोई भी गलती जो होती है या फिजूल खर्चों को काफ़ी हद तक कम करा जा सकता है। बैंक हमारे कंप्यूटर के द्वारा कई सुविधाएं देता है, जैसे बैंक हमें ऑनलाइन अकाउंटिंग की सुविधा देता है, करंट बैलेंस चेक करने की, ओवरड्राफ्ट बनाने की, पैसे डिपॉजिट करना या फिर इंटरेस्ट चार्ज करना, शेयर वगैरह, जितने भी सारे बैंक के काम है वो सारे कंप्यूटर पर आ चुके हैं। इसके अलावा बैंकों में एटीएम मशीन जो पूरी तरह से स्वचालित होती हैं, उन्होंने बैंकों को और ग्राहकों को कार्य करना आसान कर दिया है। फिर अब बीमा के क्षेत्र में कंप्यूटर की मदद से बीमा कंपनियां जो हैं वो अपने सभी रिकॉर्ड जो हैं उनको अद्यतन करती हैं, यानी कि उनको संभाल के रख सकती हैं। फाइनेंस हाउस, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म और बीमा कंपनियां अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं। तो ये सभी ग्राहकों को एक डाटाबेस बनाकर देता है, उसमें क्या करते हैं वो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उसमें पॉलिसी को जारी रखने की क्या प्रक्रिया है, पॉलिसी की तारीख शुरू करना, पॉलिसी की अगली देय किस्त कब है, बोनस का हिसाब, अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने में वो इस्तेमाल करते हैं। फिर शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में ई बुक्स, ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन परीक्षाएं, अभी आप कहाँ पे ऑनलाइन अपनी क्लासेस ले रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए ही तो ले रहे हैं ना, तो इसलिए भी यहाँ पर भी ऑनलाइन ट्यूशन भी दी जाती है, इसके लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। ई लर्निंग सेवाओं का केंद्रीय पहलू कक्षाओं की सीमाओं से परे शिक्षा है। ई लर्निंग में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, लाइव इंटरेक्टिव कक्षाएं भी मिलती हैं। मार्केटिंग में कंप्यूटर का प्रयोग मार्केटिंग में भी होता है, जैसे विज्ञापन और होम शॉपिंग, जैसे जो कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में बैठे हम कैटलॉग देख देख के जैसे घर पर खरीदारी कर सकते हैं, होम शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, सभी सॉरी अस्पताल जो हैं या औषधालय जो हैं, प्रयोगशालाएं हैं, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका कंप्यूटर बन गया है। कंप्यूटर पर ही वे अपने रोगी की जो है दवाई का रिकॉर्ड रखते हैं या फिर उनकी पर्चियां बनाना, ठीक है, ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब कंप्यूटरीकृत हो गए हैं। फिर व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर की सटीकता, गति और शुद्धता के कारण, यानी कि कंप्यूटर हमेशा सटीक रहता है और इस बहुत तेजी से काम होता है, इसमें हमेशा सही काम होता है, तो इसीलिए इसमें व्यावसायिक संगठन जितने भी हैं वो भी कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जैसे पेरोल कैलकुलेशन करने में, बजटिंग करने में या फिर सेल्स एनालिसिस करने में, ठीक है। फिर है सैन्य क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में भी यानी कि इसका उपयोग रक्षा के लिए व्यापक तौर पे किया जाता है। हथियार तैयार करने के लिए भी, जैसे मॉडर्न टैंक वगैरह बनाने हैं, अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन, मिसाइल, ये सब बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। फिर है संचार के क्षेत्र में, संचार के द्वारा हम अपने संदेश, तस्वीर, भाषण को दूर तक पहुंचाते हैं, जैसे ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ये भी यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। सरकारी कामों में तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर, इस पर ही निर्भर करती है। सरकारी कामों में कंप्यूटर के अनेक रूप में प्रयोग होता है, जैसे बजट तैयार करना है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल, कर विभाग में बिक्री करने का हिसाब जो है, आयकर विभाग में, मौसम की सटीक जानकारी में, ये सब में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। फिर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत इस्तेमाल होता है, गतिशीलता प्रदान करने के लिए ज़रूरी है। और वैज्ञानिक भूकंप अगर अच्छे तरीके से समझना है या डेटा का विश्लेषण करना है तो कंप्यूटर का उपयोग होता है। साथ ही साथ शोध करना है, यानी कि कोई रिसर्च करनी है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उद्योग में कंप्यूटर के आने से ऑनलाइन मार्केटिंग संभव हो पाया है। आपने वो जो ट्रेंड में चल रहा था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव, वो क्या कर रही थी, वो मार्केटिंग ही तो कर रही थी अपनी सूट्स वगैरह की, ठीक है। तो उससे वो कहाँ से कर रही, वो कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल फोन्स के द्वारा, ऑनलाइन मार्केटिंग द्वारा विभिन्न उत्पादों को ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में बेचने की क्षमता में एक बड़ी क्रांति दिखाई है। प्रशिक्षण में कई संस्थाएं अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती हैं, उनकी ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग देने के लिए वो पैसा बचाने के लिए वो क्या करती है, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण का उपयोग करती हैं, यानी घर बैठे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसमें भी वो इस्तेमाल आता है। प्रकाशन में भी कंप्यूटर का उपयोग किसी भी प्रकार की डिजाइन को प्रकाशित करने यानी पब्लिश करने के लिए किया जाता है, जैसे समाज पत्रिकाएं हैं, विपणन सामग्री हैं, ठीक है, फैशन पत्रिकाएं हैं, वो उपन्यास या समाचार पत्र आदि। इसका सबसे अच्छा सरल उपयोग आता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का प्रकाशक, ठीक है। कला और मनोरंजन के क्षेत्र में भी, जैसे चित्र, ग्राफिक डिजाइन और पेंटिंग बनाने, तस्वीर को एडिट करने, कॉपी करने, भेजने और प्रिंट करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फिर बैंकिंग और वित्त में आजकल लोग अपने खाते की शेष राशि की जांच करने, पैसे ट्रांसफर करने, ठीक है, और इन सभी के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन में, यानी कि लोकेशन देखने में,
लोकेशन चेक करनी है किसी भी चीज़ की, तो हम तेज़ी से कंप्यूटरकृत हो गए हैं और हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ने घर से काम करना और दूर दराज के क्षेत्रों में काम करना आसान कर दिया है। कर्मचारी कार्यालय में आए बिना यानी कि ऑफिस जाए बिना हम आवश्यक डेटा और जानकारी साझा कर सकते हैं और घर से ही काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया लोगों को लंबी दूरी के बावजूद वास्तविक समय में टेक्स्ट या ऑडियो के रूप में चैट करने में सक्षम बनाता है। साथ ही तस्वीरों और वीडियो और मीम्स आदि का आदान प्रदान भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ब्लॉग बनाता है, वो अपडेट करता है, अनुभव करता है, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा और निगरानी में लोग जो हैं कंप्यूटर से अपने सीसीटीवी कैमरास को लगा लेते हैं, उनको कनेक्ट कर लेते हैं और फिर उससे वो अपने घर की या अपने ऑफिस की सुरक्षा या निगरानी भी इसी से कर पाते हैं। मौसम की भविष्यवाणी में मौसम की निगरानी करने के लिए उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्राप्त डाटा भविष्य में मौसम की जानकारी देने में सहायक होता है। तो कंप्यूटर से हम मौसम संबंधी जानकारी भी ले सकते हैं। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का अपना एक विस्तृत क्षेत्र है। रोबोटों को उन क्षेत्रों को पता लगाने के लिए विकसित किया गया है जहाँ स्थितियाँ मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। डैश विद्यार्थी को ज्ञान इकट्ठा करने और कहीं से भी लाइव सत्र में भाग लेने में मदद करता है। तो क्या मदद करता है? ई व्यापार, ई लर्निंग, ई यूजर या ई पोर्टल। तो इसका आंसर है ई लर्निंग। ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डैश के विकल्प है। तो ये ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके विकल्प है? ई व्यापार के, ई यूजर के, ई लर्निंग के या संचार के? तो संचार के, ठीक है। एक्चुअली ये ई यूजर के होंगे, ठीक है। आपने क्या सीखा इसके बारे में है ये पूरा का पूरा। सीखने के क्या प्रतिफल हैं और पाठांत प्रश्न आ जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर की क्या क्या मुख्य विशेषताएं मैंने ऊपर आपको बताया था कि वर्ड प्रोसेसर में हम वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने दस्तावेज को किसी भी तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं हम इसमें, और इसके अलावा हम इसमें जो भी हम डॉक्यूमेंट्स चाहें वो बना सकते हैं। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको मोड़ तरोड़ सकते हैं, इसमें हम रंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें लिखनी है। हेडर फुटर वगैरह भी लिख सकते हैं आप। संपादन और पाठ स्वरूपन फॉर्मेटिंग में अंतर स्पष्ट करना है आपको। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में क्या अंतर है? एडिटिंग में क्या होता है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल बदल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पब्लिश लिखा हुआ है, इसको मैं बदल कर रेड कलर का कर देती हूँ, तो ये जो है ये एक एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये एक फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने इसका रंग बदला है। और अगर मैं इसको पूरा ही चेंज कर दूँ, इसको पूरा काट के और इसको हम पूरा चेंज करके कुछ और वर्ड लिख देते हैं या फिर हम इसको इसकी जगह पोस्ट लिख देते हैं, तो वो होती है एडिटिंग। हिंदी टंकन का क्या अर्थ है? हिंदी टंकन यानी कि जब हम टाइपिंग करते हैं किसी चीज़ को, कीबोर्ड से लिखते हैं, तो उसी को टंकन कहते हैं। इसके किन्हीं तीन तरीकों को आपको संक्षेप में लिखना है, ठीक है। गूगल टूल द्वारा हिंदी देवनागरी में टाइप करना हुआ आसान, टिप्पणी करनी है इसके ऊपर। तो गूगल टूल के द्वारा हम हिंदी देवनागरी में आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं गूगल के, जैसे कि जो स्पीच वाला टूल है, जिसमें हम सीधा माइक्रोफोन पे क्लिक करके जो हम बोलना चाहें वो फिर हिंदी में वो टाइप करता रहेगा, ठीक है। तो इससे बहुत आसान हो गया। ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को लिखकर किसी से साझा करते हैं तो वो ब्लॉगिंग होती है। अब जो हम पहले डायरी में किया करते थे वो हम पूरे दिन की जो गतिविधियां हैं लिखकर किसी से साझा करें, वो ब्लॉगिंग है, ठीक है। किन्हीं 3 ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के नाम आपको लिखने हैं। इसमें वर्डप्रेस था, blogger.com था, तो ये सारे आपको बताने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोगों का उल्लेख करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या प्रमुख अनुप्रयोग हैं, वो क्या किस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हमें उनसे कोई भी सवाल पूछना है, जो हमने ऊपर पढ़ा वही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता का वर्णन करना है। तो हमारे दैनिक जीवन में हर जगह हमारे उसमें कंप्यूटर जो है इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में और इसके अलावा बैंकिंग में हमारे लिए इस्तेमाल होता है। हम अपने जितने भी लेन देन करते हैं उसमें वो इस्तेमाल होता है। बहुत उपयोगी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, सबसे पहले तो तीव्र है,
ठीक है। इसमें हमारी जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक मिलती है और सहज कर रखी जा सकती है, गलत नहीं होती है और ठीक सारी जानकारी होती है। लास्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग व्यवस्था कंप्यूटर पर निर्भर करती है। टिप्पणी करनी है, क्योंकि जितने भी खाते होते हैं, जितने भी खाता धारक के जितने भी खाते हैं बैंक में, वो सारे कंप्यूटर पर उन्होंने बनाए हुए हैं। अब जो एटीएम मशीनें होती हैं वो सारी उन्होंने लगाई हुई हैं, जिससे कि जो बैंक वाले हैं उनको भी राहत है और जो उनके ग्राहक हैं उनको भी उनसे राहत है। ठीक है, तो ये नीचे इसकी उत्तरमाला है और ये पूरा था आपका चैप्टर। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैप्टर पसंद आया है तो शेयर करिए प्लीज़ इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरी इस मेहनत के लिए। और अभी मैं आपको बता दूं तो पूरा 1 बज गया है और आपके लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है ताकि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे आराम से वीडियो को देखकर अपना पेपर आराम से देकर आएँ। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, अपना पेपर अच्छे से देकर आना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसा गया पेपर। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।